जय हिंद दोस्तों। सरल IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक नया और वीडियो लेकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं और मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे पुराने वीडियो से बहुत सारी मदद मिली होगी और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे भेज सकते हैं क्या समस्या है, मैं निदान करूँगा उसका जितना मुझसे हो सकता है। और यदि कोई टॉपिक आपको बहुत कठिन लग रहा हो, कोई सब्जेक्ट बहुत कठिन लग रहा हो, तो आप उसको कमेंट करके मैसेज में ज़रूर बताइए कि क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो मैं हो सकता हूँ आपको उसको सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा और हो सकता है आपके लिए बहुत उपयोगी हो। यदि एक स्टूडेंट भी, यदि एक बालक को भी मेरे इस वीडियो से या मेरे पढ़ाने से सहायता मिलती है तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। खैर चलो, बात तो हम लोग करते रहेंगे। चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्रंथि, ग्लैंड्स क्या है। ग्रंथि अगर हम लोग ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथि का वास्तविक अर्थ होता है, ग्रंथि का मतलब होता है थैली एक प्रकार की, ठीक है ना। तो ग्रंथि का वास्तविक अर्थ क्या है? थैली, यानी कि बैग। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो जैसे नहीं, हमें थैली दे दी जाती है, ठीक है ना। तो वही इस प्रकार का एक समझ लो, एक थैली है। अब थैली है तो उसमें कुछ ना कुछ भरा ही होगा, सीधी सी बात है। तो बात आपसे पूछा है कि बताओ ग्रंथि क्या है, तो ग्रंथि का आप कहेंगे ग्रंथि का तात्पर्य एक थैली से है जिसमें या हार्मोन्स या एंजाइम्स या दोनों पाए जाते हैं। इस प्रकार की थैलियों को हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो हार्मोन्स होंगे या उसमें क्या होंगे, या उसमें एंजाइम्स होंगे या उसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक होती अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। इनको कहा जाता है एक्सोक्राइन, इंग्लिश में शायद यही कहते हैं, देख लेना एक बार। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है इनको। इनको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। और जो मिश्रित होती है इनको कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर बात की जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार से सोच लेते हैं कि अंतःस्रावी का मतलब ऐसी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। तो हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि जो ग्रंथियाँ केमिकल्स को या एंजाइम्स को बाहर निकालने का काम करती हैं उनको हम बहिर्स्रावी, और जो सोखने का काम करती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी कहते हैं, पर जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं, ठीक है। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी का मतलब क्या है, आप लोग बेसिक अर्थ जरूर जान लो। अभी पहले तो हमें जानना होगा ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि हम लोग जान चुके हैं। ग्रंथि का मतलब एक प्रकार की थैली है जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, जो कुछ ना कुछ का तात्पर्य यहाँ पे जैसे कि एंजाइम्स या हार्मोन्स या दोनों से है, ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ वह ग्रंथियाँ हैं जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहली बात पता चली, एंजाइम्स पाए जाते हैं। याद रखना कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं ये रक्त के संपर्क में नहीं आने चाहिए, रक्त से दूर या संपर्क नहीं होना चाहिए। अब रक्त से दूर कैसे रखोगे, पूरे शरीर में रक्त बह रहा है, तो इनके लिए क्या होगा कि एक प्रकार की नली या नसें जिनको हम कहते हैं ना, उनका प्रयोग किया जाता है। डक्ट जिनको इंग्लिश में कहते हैं, डक्ट के माध्यम से बहती हैं, डक्ट के माध्यम से गति करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक परिभाषा। तो अब बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? तो ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं तथा जो रक्त के संपर्क में ना आ जाए इसलिए न किसी नली से बहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, एकदम सरल भाषा में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं?
ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें हार्मोन्स भरे होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं ये रक्त में होकर बहते हैं, तो रक्त के साथ बहते हैं, रक्त के साथ गति करते हैं, और इनको बहने के लिए जब रक्त के साथ बह लेंगे तो इनके लिए क्या कभी किसी नली की आवश्यकता होगी, डक्ट की आवश्यकता होगी, तो डक्ट की आवश्यकता नहीं। ठीक है। मिश्रित ग्रंथियाँ क्या है, तो मिश्रित ग्रंथियों की बात करें जिनमें एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स दोनों होते हैं तथा दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब दोनों के गुण पाए जाते हैं इस वजह से ये कहा जाता है। अब क्या है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, वह ऐसी ग्रंथियाँ या ऐसी थैलियाँ जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं तथा जो रक्त से दूर या संपर्क नहीं इनसे नहीं होना चाहिए, तो रक्त से दूर या रक्त से संपर्क न करके गति करते हैं, तो रक्त का संपर्क नहीं होना चाहिए, और ये नली या डक्ट के माध्यम से गति करते हैं, उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी थैलियाँ जिनमें हार्मोन्स पाए जाते हैं जो रक्त के साथ गति करते हैं, इनको बहने के लिए किसी डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ का मतलब होता है जिनमें एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं और दोनों के गुण यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के गुण जिनमें विद्यमान होते हैं उन्हें हम मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एंजाइम्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है, एंजाइम्स क्या है, हार्मोन्स क्या है। तो याद रखना जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन, तो जितने भी एंजाइम हैं तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम होता है मानव शरीर में पाचन क्रिया को बढ़ावा देना, लार ग्रंथियों को बनाना तथा विभिन्न प्रकार की शरीर की अन्य क्रियाओं में भाग लेना इनका काम होता है, और मूलतः उन्हें ही हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स वे कारक हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं तथा शरीर की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हार्मोन्स क्या होते हैं। याद रखा हार्मोन्स जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, और ये मूलतः शरीर में एंजाइम्स को सक्रिय करना, उत्तेजित करना, गति प्रदान करना या हम कह सकते हैं प्रजनन में सहायता। तो सीधी सी बात याद रखो कि कोई भी अंग यदि कोई हार्मोन्स, कोई भी अंग यदि कोई एंजाइम निकालता है तो उनको उत्तेजित करना, उनको कंट्रोल करना, उनको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं या नियंत्रण करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स क्या हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि एंजाइम से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको उत्तेजित, कंट्रोल, इन सबको काम करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। ठीक है ना। और एंजाइम क्या है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनका मुख्य काम होता है हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना, जैसे पाचन है, जैसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की निर्माण प्रक्रियाएं हैं उन सब में भाग लेना। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, फिर बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, फिर देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और फिर देखेंगे मिश्रित ग्रंथियाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं पहले लिख देता हूँ और मैं जल्दी से उसको डिफाइन कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, मैंने लिख दिया है, चलो इस पर चर्चा करते हैं अब जल्दी से। तो बात करते हैं हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि की। ठीक है ना, तो हम लोग ग्रंथि का प्रकार समझ चुके थे, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, तीनों के बारे में देख लिया। तो हमने बताया था कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं इनमें क्या पाया जाता है, पहली बात एंजाइम पाया जाता है। वेरी गुड। ये काय से होकर बहते हैं, इनको कहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये रक्त के संपर्क में नहीं आने चाहिए, पहली बात। और ये काय से बहते हैं, तो डक्ट से होकर बहते हैं, यानी कि नली से, इनका क्या कहते हैं, नली से गति करते हैं। अब समझ लो ध्यान से, जैसे मान लो पसीना है, अब पसीना निकलने के लिए क्या पसीने में क्या खून आता है क्या, जैसे मान लो कान में जो निकलता है कचड़ा वगैरह, क्या उसमें खून आता है क्या। जैसे मान लो, जैसे ये है, देखो स्किन ऑयली हो गई धीरे धीरे, है ना, जब पसीने से निकलता है तो ऑयल हो जाता है, नाक पे खूब देखो ऑयल आ जाता है, तो क्या है, सीधी सी बात है, तो क्या ये इनमें ब्लड आता है क्या, नहीं आता। तो कहने का अर्थ है ये सब चीज़ें, जैसे आँख में आंसू आते हैं
तो हम क्या कह सकते हैं, तो इनमें क्या क्या कह सकते हैं कि इनमें खून आता है? नहीं, इस वजह से ये कभी हम कह सकते हैं कि ब्लड के साथ नहीं बह सकते, ब्लड के साथ गति नहीं करते और ब्लड के संपर्क से इनमें दूर रहते हैं और ये अपनी नली से होकर बहते हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें जो एंजाइम्स हैं वो अपनी नली से होकर बहें, रक्त के संपर्क में ना आए, तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? ऐसी ग्रंथियों को बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और अगर एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम हमने बताया था, एंजाइम प्रोटीन से बने हुए, एंजाइम प्रायः प्रोटीन से बने हुए कारक होते हैं और इनके द्वारा ये क्या करते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और जीवित कोशिकाओं में ये जैसे पाचन करना, जैसे मांसपेशियों का निर्माण करना, जैसे शरीर के अन्य इसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब अगर बात आती है कि तो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की, तो मैंने लगभग 9 प्रकार की लिख रखी हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेरुमीन ग्रंथि। तो सेरुमीन ग्रंथि है जो कान में कचड़े का निर्माण करती है। तो हमारी कान में जो कचड़ा निकलता है ना, लोग चलाते रहते हैं हम लोग, तीली, माचिस की तीली या कोई किसी से कोई पेन निकाल के चलाता रहता है, तो ये सब जो कान में कचड़े का निर्माण होता है, तो ये भी एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि है, इसको हम लोग कहते हैं सेरुमीन ग्रंथि। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, बायोलॉजी में थोड़े से नाम कठिन है, बायोलॉजी बहुत सरल है। तो आपको अगर 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे और नोट्स बना के बढ़िया से कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं होगा, सब याद हो जाएंगे धीरे धीरे। और जब प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओगे ना तो आपको एक अलग ऑथेंटिक अनुभव मिलेगा। ठीक है ना। तो सेरुमीन ग्रंथि क्या करती है, कान में कचड़े का निर्माण करती है। दूसरी है लेक्राइमल ग्रंथि। तो लेक्राइमल ग्रंथि वास्तविकता में आँख में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आँख के ऊपरी भाग में, देखो आप, ये आँख बनी हुई है यहाँ पे और आँख का जो ऊपरी भाग है यहाँ पे है, तो आँख में ये आंसू का निर्माण करती है। क्या करती है, आँख में आंसू। तो लेक्राइमल ग्रंथि जो है आँख में आंसू का निर्माण करती है। अगर बात पूछी जाए कि आँख में आंसू का स्टोर कहाँ होता है, संग्रह कहाँ होता है, तो आँख में आंसू का जो संग्रह होता है वो पंक्टम ग्रंथि में होता है, जो कि आँख में किनारे पे होती है। आप अगर आँख में देखेंगे तो ये नाक के साइड में अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा मांस लगा हुआ मिलेगा, वही होता है पंक्टम ग्रंथि। वहीं पे क्या होता है, आंसुओं का स्टोर होता है और वहीं से आंसू आते हैं। आँख के जो ऊपर साइड देखोगे तो मांस दिखेगा आपको, वो क्या होता है, वो लेक्राइमल ग्रंथि होती है, वहीं से आंसुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। और नीचे साइड देखोगे यहाँ पे, तो नीचे तो तुम्हें मैबोमियन ग्रंथि मिलेगी। तो मैबोमियन ग्रंथि का काम होता है तो आँख में कीचड़ या चिकनाहट का निर्माण करना। क्या होता है कि हमारी आँखें जो हैं धीरे धीरे, आपने जो बाइक से चलते हैं, किसी चलते, धूल कण सब कुछ जाता रहता है। यदि आँखें चिकनाहट नहीं होती तो स्मूथली हम लोग पलके कैसे झपक पाएंगे। तो जो मोबिमियन ग्रंथि है, तो मोबिमियन ग्रंथि का काम होता है कि हमारी आंखों को चिकनाहट प्रदान करना। जब ये चिकनाहट काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब हम आंखें बंद करके लेटे रहते हैं रात में, सुबह जागते हैं तो देखते हैं तो आंखों में कभी यार कीचड़ लग जाता है, तो वो कीचड़ वास्तविकता में वही चिकनाहट का नतीजा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक होती है श्वेत ग्रंथि, तो स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये पसीने का निर्माण करती है और पसीने में आपने देखो जैसे ब्लैक शर्ट है, अगर गर्मी चल रही है, अगर पसीना बहुत ज़्यादा निकले तो ब्लैक शर्ट में आपने देखा होगा सफ़ेद कलर की पतली जो वो ना वो जम जाती है परत, वो दरअसल नमक होता है। ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड होता है वो। तो पसीने का निर्माण, पसीने में नमक और लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है ना। तो पसीने से ये भी होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेबेसियस ग्रंथि। तो सेबेसियस ग्रंथि जो है ये तैलीय ग्रंथि भी कहते हैं इसको। आपने देखा होगा नाक पर ज़्यादा सक्रिय, आपने देखा होगा इस चेहरे पे ऑयली हो रहा है, जैसे चेहरे में ऑयल निकलता है, चेहरे में हमारी त्वचा मुलायम क्यों रहती है, हमारी त्वचा सॉफ्ट क्यों रहती है, तो त्वचा को मुलायम या सॉफ्ट रखने का काम किसका है, तो त्वचा को मुलायम या सॉफ्ट रखने का काम है आपका सेबेसियस ग्रंथि का। इसे तैलीय ग्रंथि भी कहती है। नाक पे ज़्यादा सक्रिय होती है इसलिए नाक पे ही ज़्यादा निकलती है, त्वचा को मुलायम एवं चिकना रखती है। ठीक है। और इसी के कारण आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं, पक्षी तुमने देखा होगा पक्षी को कितने चिकने होते हैं एकदम, तो उनमें सेबेसियस ग्रंथि खूब विकसित पाई जाती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि इसी के कारण तुम पक्षियों पे पानी डालो तो पक्षी भीगते नहीं हैं, क्योंकि वो ऑयल उनके ऊपर होता है, चिकने होते हैं वो, उस वजह से वो इधर उधर चला जाता है। ठीक है। तो सेबेसियस ग्रंथि। नेक्स्ट लार ग्रंथियाँ, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा भी था जब हम पाचन पढ़ रहे थे, तो लार में मतलब टाइलिन है, जैसे डाइस्टेज नाम के हैं, ये सब क्या है, ये पाचक ग्रंथियाँ हैं। तो लार ग्रंथियाँ भी आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक है। नेक्स्ट जठर ग्रंथियाँ। तो जठर ग्रंथि अब पाचक एंजाइम है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसको देखा भी था। जैसे रेनिन है, तो रेनिन और पेप्सिन है, तो ये सब आपको पता ही है कि बताने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहे तो रेनिन आपको पता है दूध से दही का निर्माण करता है। मैंने बताया था बच्चे दूध पीते हैं और उल्टी दही की करते हैं। पेप्सिन हमने बताया था कि प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलने का काम करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये जठर उस प्रकार से। अगली है म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि अगर बात की जाए तो ये चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, जैसे मुंह में आपने देखा होगा कि मुंह में जो चिकनाहट होती है, जो चिपचिपाहट होती है, वो सब कहाँ से आती है, तो वो आप आती है म्यूकस ग्रंथि से। और ये आपकी आमाशय में
मलाशय में पाई जाती है, जिससे कि जब व्यक्ति मलत्याग करता है तो उस समय उसमें चिकनाहट रहे, इस वजह से। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 9वीं जो लास्ट ग्रंथि हमारी वो है यकृत, लीवर है। इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है कि लीवर से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले लीवर जिन कोशिकाओं से बना होता है उनको हम कहते हैं हेपेटिक और कूफर कोशिकाएं। हेपेटिक कोशिकाएं और कूफर कोशिकाएं। जो कूफर कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं अगर वास्तविकता में देखें तो वो जहर या शराब को नष्ट कर देती हैं। तो शराब पीने से कहते हैं ना लीवर खराब होता है, तो लीवर से दरअसल जो कूफर कोशिकाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो जहर अगर किसी को दे दिया जाए भारी मात्रा में, अगर ये सब दे दिया जाए तो इससे क्या होता है कि कूफर कोशिकाएं समाप्त हो जाती है। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो पता ही है आपको पूरे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पुनर्निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। तो रीजनरेशन की जो पावर है सबसे ज़्यादा वो लीवर में पाई जाती है। यदि लीवर को हम आधा काट भी दें फिर भी वो दोबारा से बन के तैयार हो जाएगा और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो थोड़ी बहुत शराब पीते हैं या मान लो गैप करके पीते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अगर लगातार आप ये करते ही रहेंगे, लगातार ये अगर डेली अगर ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि डेली अगर मात्रा में किसी को जहर दिया जा रहा है, पॉइजन दिया जा रहा है, तो उसकी कौन सी कूफर कोशिकाएं समाप्त हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कूफर कोशिकाएं अगर गैप दे दिया तो कूफर कोशिकाएं पुनः बन जाएंगी, क्योंकि पुनर्निर्माण की क्षमता है लीवर में, इस वजह से। और यदि नहीं हो पाया तो कंडीशन ये होती है कि पूरा लीवर डैमेज हो जाता है, इसलिए कहते हैं लीवर खराब हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कुछ एंजाइम होते हैं जो यकृत से निकलते हैं, ठीक है ना। वो एंजाइम कौन कौन से? एक है फाइब्रोनोजेन, एक है प्रोंथोबिन। ये दोनों फाइब्रोनोजेन और प्रोंथोबिन दोनों एक ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे शरीर के बाद जब हमें घाव लग जाता है ना, तो घाव अगर लग गया या कट लग गया या कट गया कुछ, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि जो ब्लड बाहर निकलता है तो ब्लड जमने लगता है। तो यही दो एंजाइम है फाइब्रोनोजेन और प्रोंथोबिन। ये एंजाइम पर घाव लगने पर हमारे शरीर के बाहर ब्लड को जमाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है अगर ब्लड हमारे शरीर के अंदर जम जाए तो अंदर जम जाएगा तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि वो तो पूरा अंग ही खराब हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज बन जाएंगे उसमें। इस वजह से जब ब्लड बह नहीं पाएगा तो इसकी सूचना यहाँ से यहाँ तक कहाँ पहुँचेंगे। हम जब मस्तिष्क पढ़ेंगे, अभी जल्दी से मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं, ब्रेन तो देखेंगे, तो आप जो मोटर नर्व्स हैं और सेंसोरी नर्व्स हैं, तो मोटर नर्व्स एंड सेंसोरी नर्व्स कैसे काम करेंगे? जब सूचनाएं नहीं प्रदान करेंगे तो पता चला कि यहाँ सुई चुभ हो रहा है, पता नहीं चला। ब्लड ही तो है, ब्लड के माध्यम से तो सूचनाएं पहुँचती हैं मस्तिष्क तक। तो हेपेरिन जो है, हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त जमने का काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेपेरिन, ठीक है। नेक्स्ट है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन आपको पता ही है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, पीला रंग प्रदान करता है। तो पीला रंग हमने बताया था कि जब मलाशय में पचित भोजन पहुंच जाता है तो ये पीला रंग प्रदान कर देता है, जिसके माध्यम से वह मल में बदल जाता है। कभी कभार ये इतना बिलिरुबिन एंजाइम इतना निकलने लगता है जिसके माध्यम से हमारी आँख, हाथ, पाँव, पूरे बॉडी लाल हो जाती है, जिसको हम लोग जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी। हेपेटाइटिस बी सब बहुत खतरनाक होता है, सी में तो निपट ही जाता है, ठीक है। तो बी में तो फिर भी गुंजाइश रहती है। दूसरा है कि लीवर द्वारा कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं उन पदार्थों में, जैसे बिलीवर्डिंग नाम का जो है एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जो हमारा पित्त होता है ना, पित्त बनता कहाँ? लीवर में। तो लीवर में जो पित्त बनता है, जब वो जाके पित्ताशय में एकत्रित होता है तो वो हरे रंग का होता है। तो जो बिलीवर्डिन नाम का एंजाइम होता है ये पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। तो पित्त किस रंग का होता है? हरे रंग का। कौन प्रदान करता है? तो बिलीवर्डिन नाम का एंजाइम। अमोनिया जो होता है हमारे शरीर में, लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। याद रखना कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है, कहाँ? लीवर में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो होता है वो वसा में चेंज हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा के रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है। और जब ये कहीं वसा बहुत अधिक संतृप्त हो जाता है, तो संतृप्त या असंतृप्त हो जाता है, तो ये फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बदल जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है? हार्ट अटैक की समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट? खजूर खाओ, खूब खजूर खिलाओ हार्ट अटैक वालों को, और कोशिशों से दूर रखो कि बहुत ज़्यादा उनको परेशानी ना हो। नेक्स्ट लास्ट एक पॉइंट है, आपने देखा होगा कि जैसे हम सब लोग हैं, हमारी हड्डियां विकसित हैं, तो हमारा अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण होगा, आरबीसी वगैरह का, तो वो कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर। जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीच का जो खोखला स्थान है वहीं पे तो बनता है। लेकिन अगर बात की जाए जो बच्चे हैं जिनके हड्डियाँ ही सही से नहीं बन पाई, जो भ्रूण में है, 2-3 महीने का बच्चा है, ब्लड तो उसके में बनता है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो उसमें आरबीसी का निर्माण वास्तविकता में लीवर में ही होता है। लेकिन जो मेसोडर्म कोशिकाएं होती हैं लीवर में, उनमें बच्चों में भ्रूण में
आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे बहिर्स्रावी ग्रंथि टॉपिक को देखा। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो भी आपको लेना है, और आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से लिखिए, और आप लोग बढ़िया पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही कि मैं एनवायरनमेंट वगैरह का एक नया विषय शुरू कर दूँ, इसके माध्यम से जो लोग टेट सुपर टेट वाले हैं उनके लिए एनवायरनमेंट आपको मिलता रहे। और संविधान वगैरह देखो, मैं जितना ही मुझे समय मिलता है तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज की इस कक्षा को पढ़ के आप लोग बताना कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।